we come to the second segment of the chapter, moving on to Rajmahal Hills, that is the present day Jharkhand. इसमें हम डिटेल में फ्रांसिस बुकनन जो कि ट्रैवलर था, फिजिशियन था, सर्वेयर, लैंड सर्वेयर था, उसके रिपोर्ट को हम स्टडी करेंगे, विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ राजमहल हिल इन अ बेटर वे. और ये प्रेजेंट झारखंड में जो संथाल परगना का जो डिवीज़न है, दैट वाज कॉल्ड राजमहल हिल्स इन 19th सेंचुरी. और इसमें जो फीचर्स हम देखेंगे, दैट वाज पेजेंट इकोनॉमी एक्सपैंडेड इन दैट एरिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉलो देयर इंटरेस्ट दे swallowed up the forest in राजमहल हिल्स, क्योंकि फॉरेस्ट का कटिंग डाउन काफ़ी होता था एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए. एंड हियर द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वॉज शिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसको कहते हैं, जो कम्युनिटी इसको फॉलो करती थी. एंड द चेंजेस विच लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द लोकल्स. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ इम्पोज करने की कोशिश की तो काफ़ी रेजिस्टेंस का उनको सामना करना पड़ा इन द हैंड्स ऑफ ट्राइबल्स. यहाँ एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्रांसिस बुकनन. हाउ डज फ्रांसिस बुकनन डिस्क्राइब राजमहल हिल्स एंड people residing in this region? Since we are looking into the study or the account given by Francis Buchanan, so this question is framed like that how does Francis Buchanan describe Rajmahal Hills and people residing in this region? Rajmahal Hills, according to Francis Buchanan, was very dense and impenetrable. काफ़ी घने जंगल थे, अंदर जाना बहुत मुश्किल था. वहाँ के लोग जो थे, पीपल वर हॉस्टाइल टू कंपनी ऑफिशियल्स एंड बुकनन, एंड दे फ्लेड विलेजेस व्हेन दे सॉ द इंग्लिश कमिंग. अकॉर्डिंग टू 18th सेंचुरी रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो हिल फोक्स थे उनको दे वर कॉल्ड पहाड़ियाज. और ये कौन से एक एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे? हो दैट इज विद देयर, जिसको हिंदी में फावड़ा या कुदाल कहा जाता है, उससे वो खेती करते थे. Then they depended on forest produce. अलग अलग सीजन में अलग अलग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते थे. As I said, they practiced shifting cultivation and they cleared the forest, burned the patches, used it as ash and enriched with potash which enriched the soil as fertilizer. और ये पूरा आपको this question can come as life of पहाड़िया, जिसमें आप इसको include कर सकते हैं. What did they grow? They grew millet and pulses. They scratched ground with hoe, that is kudali और फावड़ा, जो मैंने बताया. They cultivated the cleared land, and when they had the harvest, they moved to new areas after few years to retain the soil fertility. तो ये इनका सिस्टम था. ये आगे जाते थे, ये एक एरिया को यूज़ करके फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते थे और पीछे से वो एरिया दोबारा फर्टाइल हो जाता था. What did they collect as food? They collected mahua, silk cocoon for sale, mahua for food, silk cocoon and resin for sale, and wood for charcoal for fuel. तो ये तीन चीज़ मेन थी जो फॉरेस्ट से वो गैदर करते थे. Then they also used the forest grass for pasture, अपने जानवरों के चारे के लिए. और उनका जो लाइफ था, the life of पहाड़िया was connected to forest as hunter, gatherer, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वर्म रेयरर्स. तो ये 3-4 जो इनके मेन रोल थे जो रिलेट करते थे फॉरेस्ट से. ये पहाड़िया कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ रहती थी, ये रहते कहाँ थे? दे लिव्ड इन हट्स इन टैमरिंड ग्रूव्स. टैमरिंड मतलब इमली के बहुत बड़े बड़े पेड़, और उसके पूरा ग्रूव्स बना होता था, उसका पूरा झुंड बना होता था. आप फिगर 10.8 में देख सकते हैं. दे रेस्टेड अंडर द मैंगो ट्री. जो रिलैक्सेशन था या रिक्रिएशन जो भी था वो वहाँ पे ठंडे पेड़ों की छाँव में था. And land and forest was their identity, and they did not believe in buying or selling of the land. Then their chief, the tribal chief, जो उनके कम्युनिटी के जो चीफ होते थे, वो they maintained the unity को उनकी बना के उनको ग्रुप में एक composite ग्रुप में इंटैक्ट करके रखते थे. They settled the disputes of various people of their tribe, and that they also led the tribes in battles, and they specially resisted the
आउटसाइडर्स। अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगियों में ये बाहर वालों का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इनकी अपनी कम्युनिटी होती थी, ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका एक चीफ होता था जो समय पड़ने पर उनका लीडर बन के उनके लिए लड़ाई भी लड़ता था और बाहर वालों को रोकता था अपने लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। नाउ here we have a question number 3, back questions NCERT. How did पहाड़िया respond to coming of outsiders? जैसा मैंने आपको बताया कि पहाड़िया जो थे आउटसाइडर का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उसके लिए what did they do to counter it? They resisted intrusion of outsider. They involved in battles with outsiders, as I said. They raided the plains where settled agriculturists lived. क्योंकि इनका अपना जो लाइफ था वो एक तरह से फॉरेस्ट बाउंड था, तो ये सेटल्ड एरियाज जो एग्रीकल्चर के थे वहाँ पे ये लोग रेड करते थे समय समय पर आके, फॉर 3 रीजंस. दे रेडेड फॉर दिस रेड्स वर नेसेसरी फॉर देम फॉर सर्वाइवल इन स्केर्सिटी. जो चीज़ें इनको अपने रीजन में नहीं मिलती थी उसके लिए आते थे. दे असर्टेड पावर ओवर सेटल्ड पीपल. ये भी शो करना चाहते थे वी आर मोर पावरफुल देन यू पीपल. एंड दे नेगोशिएटेड पॉलिटिकल रिलेशन विद द आउटसाइडर्स. इस तरह से वो संबंध बना के, पॉलिटिकल रिलेशन बना के रखते थे आउटसाइडर से कि दोनों का गिव एंड टेक चलता रहे. एंड हु वर दीज सेटल्ड पीपल? दीज सेटल्ड पीपल वर द जमींदार्स हु बॉट पीस विद पहाड़ियाज चीफ बाय पेइंग ट्रिब्यूट्स, एंड the traders, and the other one were the traders who paid some amount to pass through areas under पहाड़ियाज, that is the protection money. तो ज़मींदार शांति रखने के लिए पहाड़ियाज के जो चीफ थे उसके साथ दोस्ती बना के रखते थे, समय समय पर उनको ट्रिब्यूट्स देते थे, भेंट दिया करते थे. और जो ट्रेडर्स थे वो जंगल क्रॉस करने के लिए, सेफली जंगल क्रॉस करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोटेक्शन मनी के रूप में देते थे. लेकिन 18वीं सेंचुरी आते आते तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस इस रीजन में बढ़ गया, तो ये चीज़ें जो चल रही थी ऑलरेडी, जो ट्रेडिशनल चीज़ें गिव एंड टेक की चल रही थी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की चल रही थी, वो अब द पीस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया? सबसे पहले दे एक्सटेंडेड द एग्रीकल्चर एंड एनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस. धीरे धीरे जंगल साफ करने लगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हटाने लगे, ट्रीज़ को कट डाउन करने लगे एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए. एंड जमींदार एंड जोतेदार अंडर दीज ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, कन्वर्टेड इट इनटू राइस फील्ड. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये करना क्यों चाहते थे जो ब्रिटिशर्स थे? वाई ब्रिटिशर्स वांटेड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट? इसका रीज़न ये था क्योंकि वो पैसों के बहुत लालची थे. दे वांटेड टू इंक्रीज देयर लैंड रेवेन्यू, और काफ़ी सारे जो प्रोड्यूस थे, क्रॉप प्रोड्यूस थे, जो कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स थे, उनका बहुत अच्छा पैसा या उनका बहुत अच्छा दाम मिलता था बाहर के मार्केट्स में. इसके लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर के अंडर में लाया जाए, खास करके कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स. एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर्ड सोसाइटी. वो अपना प्रभाव जमाने के लिए वो ये मानते थे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो पहाड़ियाज हैं वो इनडिसिप्लिन्ड है, अनसिविलाइज्ड हैं, तो उनको अपना असर दिखाने के लिए और ज़्यादा सिविलाइज करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, दे वांटेड टू एक्वायर दैट होल एरिया. देयरफॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स फॉरेस्ट पीपल टू गिव अप हंटिंग एंड टेक अप एग्रीकल्चर. ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर क्या हुआ? फॉरेस्ट एंड पास्चर एरिया डिक्रीज्ड, led to conflict between the two, and the raids increased. East India Company, when the raids increased, East India Company tried to subdue. In 1770s, they exterminated Pahariyas and killed them. That is the steps taken by the British to overcome the problem. जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना एरिया एग्रीकल्चर का इंक्रीज़ करने लगा, तो नेचुरली पहाड़ियाज ने रेजिस्टेंस दिखाया. रेजिस्टेंस दिखाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770s तक आते आते काफ़ी अच्छे नंबर्स में, अच्छे संख्या में पहाड़ियाज को दे किल्ड देम, और उस पूरे एरिया को अपने अंडर में एज अदर एरियाज उसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने. As I said, we were discussing the steps taken by the British to overcome the problem of this forest and pasture and the areas
and the expansion of settled agriculture. सबसे पहला East India Company, they wanted to expand agriculture, and to solve all this, what all steps did the East India Company take? पहला, they tried to subdue the and exterminate Paharias. And second was in 1780, Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur, he proposed peace with Paharias. उनको उन्होंने एनुअल अलाउंस देना शुरू किया. ही एंश्योर्ड प्रॉपर बिहेवियर ऑफ पहाड़ियाज इसके बदले में. देन मेनी चीफ्स जो थे दे रिफ्यूज द मनी, और जिन्होंने लिया था दे लॉस्ट अथॉरिटी एंड दे बिकेम सबॉर्डिनेट ऑफ और एम्प्लॉई ऑफ ब्रिटिश. तो नेचुरली पैसों के बदले उनको अपना फ्रीडम देना पड़ता था. देयरफॉर मेनी चीफ्स डिड नॉट लाइक टू एक्सेप्ट मनी गिवन बाय ऑगस्टस क्लीवलैंड, दैट इज द कलेक्टर ऑफ भागलपुर. थर्ड जो तरीका था जो ब्रिटिशर्स ने सबड्यू करने के लिए कहा, वो 1810 और 1811 में पहाड़ियाज के, एज बुकनन सेज, पहाड़ियाज हु हैड ऑलरेडी विड्रू डीप इनटू द फॉरेस्ट, बुकनन visited this area and saw the suspicion in the eyes of these people, the tribals, because of the pacification campaign and brutal repression of British, जो third step इन्होंने लिया था. And all the whites were seen as hindering their lifestyle, livelihood and the forest and land. तो ये एक और तरीका था इनका सबड्यू करने का, pacification campaign and brutal repression. फिर आता है फोर्थ तरीका जिससे ब्रिटिशर्स ने पहाड़ियाज को सबड्यू किया. व्हाट डिड दे डू? दे ब्रॉट संथाल्स, द अनदर ट्राइबल ग्रुप हु रिप्रेजेंटेड प्लाऊ, जो सेटल लोग थे, जो हल बैल से खेती करते थे. Therefore, the subtopic of this segment is the Ho and the Plow. Ho represents Paharias and Plow represents the Santhals. By now, Santhals came to settle in these areas. They started cutting forests, they plowed the land, they grew cotton and rice in lower hills, and therefore the Paharias went deeper into the Rajmahal hills. काफ़ी ऊपर चले गए, वहाँ उनको दिक्कत भी हुई. वहाँ पे we will see the impact of the Paharias going in deep into the Rajmahal hills. Now let us talk about the Santhals, the other tribal group who were used by the East India Company to counter the Paharias. 1810 में there is a place called Ganjuriya Pahar in the foothills of Rajmahal hills. Same संथाल परगना का जो एरिया है उसके जो foothills का जो, because this whole region is छोटा नागपुर प्लेटो region, तो इसमें छोटे छोटे hills हैं जिनको राजमहल हिल्स उस रीजन का नाम है. एज आई सेड, उसके फुट हिल्स में गंजूरिया पहाड़ नाम की जगह जहाँ पे संथाल्स रहते थे. तो दिस इज एन इंसिडेंट ऑफ 1810 व्हेन it was changed through human labor into agriculture land, this whole area, this whole foothill. And according to Buchanan, as Buchanan says, because ये सारा जो हम अभी whatever we are trying to gather in this area is the reporting of Buchanan. So बीच बीच में we will continue saying according to Buchanan. तो इन्होंने क्या किया? By it was the whole area was came under agricultural produce by the Santhals, and as I said, they removed the Paharias and they settled in these places. Agriculture land क्या था? It had rocky soil but it was fine. तो किस चीज़ के लिए अच्छा था? टोबैको एंड मस्टर्ड के लिए. तो और टोबैको और मस्टर्ड दोनों कैश क्रॉप्स थी, ये ध्यान रखिएगा कि दोनों कैश क्रॉप्स थी विच वॉज यूजफुल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर, हाउ डिड संथाल रीच दिस एरिया? हाउ डिड दे बिकम द आइडियल सेटलर? इन 1780 दे केम टू बंगाल. द जमींदार्स हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपैंड कल्टिवेशन. और उसी प्रोसेस में ये लोग इस एरिया में भी आए. एंड संथाल the Britishers when the Britishers failed to settle the Paharias, they invited these Santhal from Bengal to settle in Jangal Mahal. And reason was because Paharia did not cut forest, Paharia did not touch plow, and Paharia remained hostile. तो इन 3 reasons की वजह से संथाल को इस region में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलाया to do agriculture. And finally in 1832, large area, that is the foothill of the Rajmahal Hill, came under agriculture land which was called Daminko. Daminko means the skirt of hill in Persian. Daminko is a Persian word जिसको skirt of hill यानी foothills of the hilly areas कहते हैं.
नाउ द लैंड ऑफ संथाल, इसमें कैसे इसको यूज किया इन्होंने, 1/10 एरिया वॉज क्लियर्ड इन 10 ईयर्स एंड कल्टिवेटेड बाय द संथाल्स एंड इट वॉज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश। कैसे इनको ब्रिटिशर्स ने इस पूरे रीजन को, जो जंगल महल या जिसको फुट हिल्स ऑफ राजमहल हिल या जिसको दामिन को कहा गया, इस पूरे एरिया को ब्रिटिशर्स ने डिमार्केट कैसे किया। सबसे पहले द एरिया वॉज सर्वेड, it was mapped, it was enclosed with pillars and it was separated from the settled agricultures and paharias. Settled agriculturists कौन थे? जमींदार थे। paharias कौन थे? Another tribal group which were initially living in this area and which were exterminated by the Britishers. इन पूरे एरिया को डिमार्केट करके पूरा एनक्लोज कर दिया गया पिलर से और इसके अंदर संथाल से खेती करवाई गई। देन द संथाल सेटलमेंट एक्सपैंडेड। पहले 40 विलेजेस थे इन 1838 और उसके बाद वो 1851 तक आते आते 1473 विलेजेस हो गए ऑफ संथाल, और इनका जो पॉपुलेशन था वो 3000 से 82,000 तक बढ़ गया। देन ड्यू टू दिस इंक्रीज ऑफ एरिया अंडर एग्रीकल्चर लैंड, द रेवेन्यू इंक्रीज फॉर द कंपनी, जो बहुत फायदेमंद था इनके लिए। एंड द संथाल कल्टिवेटेड कमर्शियल क्रॉप एंड डेल्ट विथ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। संथाल तीनों तरह के काम करते थे, खेती भी करते थे, ट्रेडर से रिलेशन भी था इनको और मनी लेंडर से भी था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सूट करते था ये संथाल कम्युनिटी थे। एज अ रिजल्ट द पहाड़ियाज विड्रू इनटू इंटीरियर ऑफ अपर हिल and that upper hill was barren and dry rocky hill which led to the impoverishment of paharias. वहाँ कुछ खेती करने को नहीं था, ज़मीन खेती के लायक नहीं थी, फर्टाइल नहीं थी, तो नेचुरली इम्पोवरिशमेंट बढ़ गया, बहुत पुअर हो गए पहाड़ियाज। पहाड़ियाज कुड नॉट सस्टेन द सेटल्ड मोड ऑफ कल्टिवेशन एज फर्टाइल लैंड वेंट टू संथाल। नेचुरली ये इनका आदत था घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह मूव करके खेती करना, तो ये सेटल्ड लाइफ कभी जीते नहीं थे, तो दे वर नॉट यूज टू इट। और इनकी जो फर्टाइल ज़मीन थी वो संथाल को चली गई थी, तो ये बिना ज़मीन के बिना खेती के रह गए। और जो इनके हंटर्स थे दे फेस प्रॉब्लम एज फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड। तो एक तरह से पहाड़ियाज का जो सारा लाइवलीहुड था वो छीन लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उनको मरने के लिए और पुअर एम्पोवरिशमेंट के लिए छोड़ दिया गया था डीप इनटू द राजमहल हिल्स। अब इसमें संथाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं, बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड संथाल रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जब संथाल के साथ इतना सब कुछ कन्वीनियंट चल रहा था, दे हैड इंक्रीज इन सच गुड नंबर, 3000 से 82,000 हो गए थे विलेजेस, ये पॉपुलेशन इनकी 40 विलेज से 1473 विलेजेस हो गए थे, और इतना ज़्यादा लैंड इनके पास एग्रीकल्चर का था, तो फिर इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाई, क्यों रेजिस्ट किया उनको, क्यों उनके अगेंस्ट रिबेल किया। द रीज़न वॉज दे फाउंड देयर लैंड वॉज स्लिपिंग अवे फ्रॉम देम। संथाल्स को धीरे धीरे लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमसे जो भी काम करा रही है, जो भी कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप ये कल्टीवेट करा रही है, ये सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, और हमारी ज़मीनें भी अब धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल रही हैं। और कैसे ज़मीनें हाथ से निकल रही थी उनको कैसे फील हुआ, बिकॉज द स्टेट लेविड हैवी टैक्स ऑन लैंड। जिस ज़मीन पे वो खेती करते थे उस पर उनको लैंड टैक्स देना पड़ता था। देन द मनी लेंडर्स, जिनको दीकू कहा जाता था लोकल लैंग्वेज में, वो जो थे, वो जो पैसा देते थे उस पर जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था, जो मनी लेंडर्स थे। दे टुक अवे लैंड अंडर द डेट इफ द डेट वॉज अनपेड। मनी लेंडर से जो ये पैसे लेते थे नहीं चुका पाते थे तो इनकी ज़मीनें हाथ से चली जाती थी। उसके अलावा जो ज़मींदार थे, जो सेटल्ड ज़मींदार थे, दे ऑल्सो असर्टेड कंट्रोल ओवर द दामिन एरिया। जो दामिन को का जो एरिया था, दैट इज़ द फुट हिल ऑफ राजमहल हिल्स, उस पर ज़मींदार, क्योंकि इनिशियली वो ज़मींदार वाला ही एरिया था, इसलिए वो भी अपना कंट्रोल असर्ट करते थे। एज अ रिजल्ट इन 1850 व्हाट हैपेंड, द संथाल रिबेल अगेंस्ट दीज थ्री. Who three? The state, that is East India Company, the money lenders, that is the Dikus, and the settled agriculturists, that is the जमींदार। इन तीनों के खिलाफ संथाल ने रिबेल किया, उनके खिलाफ, और उसके बाद दे विश टू क्रिएट एन आइडियल रूल। क्यों? क्योंकि वो अपना पुराना जो उनका सिस्टम था रूल का, उनके ट्राइबल रूल का, उसको वापस रिवाइव करने के लिए।
अगर आप फिगर 10.11, 10.12, 10.13 और 10.14 देखें तो इसमें द रिप्रेशन ऑफ संथाल मूवमेंट यू कैन सी दिस पिक्चर शोज, एंड दिस एरिया इज संथाल परगना विच वॉज क्रिएटेड फ्रॉम भागलपुर टू बीरभूम। आज का प्रेजेंट भागलपुर से बीरभूम के बीच का जो एरिया है, इसमें 1855-56 के संथाल रिवोल्ट के बाद the Britishers were forced to create this Santhal Pargana area, and after much repression of the Santhal movement. और ये एरिया कौन सा था? I repeat, it is between Bhagalpur to Birbhum, which comes under present day Jharkhand, the state of Jharkhand. Now coming to the last question of this portion, this segment, what was the purpose of the surveys conducted by East India Company in rural area? How did the observation of Francis Buchanan help the company in that purpose? That is the purpose of survey. ये क्वेश्चन है, और you can see question on page number 275. That is the discuss question. The question is, what does Buchanan's description tell us about his ideas of development? Illustrate your argument by quoting from the excerpt. ये जो क्वेश्चन है इसको ये दिस रिलेट्स टू द सर्वे डन बाय फ्रांसिस बुकनन, और उसके अलावा हम इस क्वेश्चन में रेफरेंस लेंगे सोर्स 3, सोर्स 4 एंड सोर्स 5, जो कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ बुकनन को शो करता है. दैट इज ऑन पेज नंबर 274 एंड 275. देयर आर 3. फर्स्ट इज बुकनन ऑन द संथाल, देन सेकेंड सोर्स 4 इज द रॉक नियर कादुया, एंड थर्ड इज ऑन क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टिवेशन. ये तीनों ऑब्जर्वेशन है फ्रांसिस बुकनन का. नाउ लेट्स सी दी हाउ डज द आंसर गो. फर्स्ट ऑफ ऑल, बुकनन वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एज आई टोल्ड यू बिफोर. ही मार्च्ड एवरीवेयर विद आर्मी, ड्रॉट्समैन men, surveyors, coolies, palanquin bearers etc. पूरी टीम लेके चलता था लैंड सर्वे के लिए, क्योंकि उसको अपॉइंट किया गया था लैंड को स्टडी करने के लिए कि कितना लैंड एग्रीकल्चर के अंडर में आ सकता है, कितने लैंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है. देन द कंपनी लुक्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इट कुड एक्सप्लॉयट, एज आई सेड. देन कंपनी सर्वेड लैंडस्केप एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज. जितना यूज़ करेंगे उतना रेवेन्यू आएगा, ये जानती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए प्रॉपर सर्वे होता था लैंड का. देन बुकनन ऑब्जर्व्ड स्टोन्स, रॉक्स, लेयर्स ऑफ सॉइल. एक एक चीज़ को वो कीनली ऑब्जर्व करता था, किस तरह का के पत्थर पाए जाते हैं, किस तरह का सॉइल पाया जाता है, ये सारी चीज़ें. ही ऑल्सो सर्च फॉर मिनरल्स विथ कमर्शियल वैल्यू. ज़मीन के नीचे कितने मिनरल्स मिल सकते हैं उसका भी पता करता था वो, जिसको बेच के कमर्शियल वैल्यू उसका पर्पस सॉल्व हो सकता था. देन ही ऑल्सो रिकॉर्डेड साइंस ऑफ आयरन ओर, माइका, ग्रेनाइट एक्सेट्रा. देन ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन माइनिंग. कितना कुछ वो सीख सकता था लोकल लोगों से, वो भी वो ध्यान रखता था. लोकल लोग आयरन माइनिंग कैसे कर रहे हैं वो भी वो देखता था. ही रोट हाउ लैंड कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड मेड प्रोडक्टिव. उसको ये लगता था कि जितने भी ट्राइबल्स हैं वो लेजी हैं, वो अपने लैंड को अच्छी तरह एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं. एक्चुअली पहाड़ियाज का एटीट्यूड था कि वो लैंड को रिसोर्स के रूप में देखते थे. वो दे नेवर वांटेड टू सेल और बाय द लैंड, बट देन द इंग्लिश वांटेड टू make the best possible use of the land. So which tree to cut, which crop to cultivate, everything he studied, and all this with commercial point of view. He felt forest dwellers were wasting the land which could be converted into agriculture field. As I said that they found the tribal community as lazy since they did not exploit the land, and they did not cut down the forest, and they did not bring all the land under cultivation. With this we come to the end of this chapter, because rest of the chapter is deleted, so we have to study this chapter only till here, that is page number 275, the first part of it, and the second part, that is the unit 3, is deleted. Thank you very much. Dear students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. Thank you.